हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग डायोड की डायोड की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो पे बात करने जा रहे हैं और वो है बाइसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डेप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन सीख लिया था और बिल्ट इन पोटेंशियल, दिस मीन्स पोटेंशियल बैरियर के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम जो अभी तक बात हमने की है वो अनबायस्ड डायोड की है। अब जो हमें बात करनी है वो बायस्ड डायोड की करनी है। दिस मीन्स बाइसिंग ऑफ डायोड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले तो समझ लीजिए बाइसिंग होती क्या है। तो बाइसिंग मीन्स टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल सप्लाई टू द डायोड। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई टू द डायोड इज नोन एज बाइसिंग। यानी किसी डायोड को अगर हम एक्सटर्नल कोई सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल कोई वोल्टेज देते हैं, तो उसे हम बाइसिंग देना बोलते हैं। अब बाइसिंग देना दो तरीके से हो सकता है। देखिए ये आपके पास डायोड बना हुआ है, तो इस डायोड पे आपको क्या है, पी को अगर आप पॉजिटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे पी अगर एन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर पी जो है, पी मीन्स पी टाइप या यूं कह लीजिए पी एंड, आपका अगर एन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पे है तो आपका वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। मैंने रेस्पेक्ट यूज़ किया है तो इस वजह से इसका मतलब है रेस्पेक्ट इन द सेंस पी जो है मोर नेगेटिव होना चाहिए एन से। पी फॉरवर्ड बायस के लिए पी मोर पॉजिटिव होना चाहिए एन से, एंड फॉर रिवर्स बायस पी इज मोर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है क्या। ठीक है, तो ये देखिए सर्किट को, ये डायग्राम कल आपके सामने आ चुका है, तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए यहाँ पे पहले जो डेप्लीशन फॉर्मेशन थी ये हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, इतनी डेप्लीशन फॉर्मेशन हम लोगों ने की रखी है पहले से ही, जिसमें हमने कहा था यहाँ पे केवल और केवल मोबाइल चार्जेस जो है रहेंगे, इमोबाइल चार्जेस रहेंगे। मोबाइल चार्जेस एक दूसरे को नलीफाई करके एकदम फिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए अब इसमें मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है। फॉरवर्ड बायसिंग इन द सेंस जो पी एंड है और वो एन एंड है, पी एंड जो है एन एंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। अब देखिए जो ईबी है, ईबी मीन्स बाइसिंग फील्ड। ठीक है, तो अगर ये आपने सप्लाई दे रखी है तो यहाँ पे एक बाइसिंग फील्ड नो डाउट होगी। अब इस बाइसिंग, ये जो बाइसिंग फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बाइसिंग फील्ड दे रखी है, जब तक ये बाइसिंग फील्ड आपकी लेस रहेगी डेप्लीशन फील्ड से, यानी डेप्लीशन फील्ड से जब तक ये बाइसिंग फील्ड लेस रहेगी, यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन इन द सेंस आपको एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दिस मीन्स आप इस टर्म में बात कर लीजिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और आप अगर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब तक आपका बाइसिंग वोल्टेज, दिस इज बाइसिंग वोल्टेज वी डी। ठीक है, जब तक आपका बाइसिंग या यूं कह लीजिए बिल्ट इन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर से कम रहेगा, तब तक आपका यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा। अब देखिए अगर ये जर्मेनियम से बना हुआ है तो ये आपका बिल्ट इन पोटेंशियल 0.3 रहेगा। अगर सिलिकॉन का है तो ये 0.7 रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर। तो मान लीजिए हमने इनिशियली एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूँ एक्सटर्नल सप्लाई मैंने 0.1 वोल्ट दी, तो 0.1 वोल्ट इज लेस देन सिलिकॉन का कंसीडर करते हैं हम लोग, तो 0.1 वोल्ट जो है आपका 0.7 से कम है, तो यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा और आपकी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो डेप्लीशन फील्ड डोमिनेट करेगी। यानी ये वाली फील्ड आपकी डोमिनेंट होगी और ये वाली फील्ड आपकी बहुत छोटी होगी, जो कि इसके रिस्पेक्ट में नलीफाई हो जाएगी और आपका डेप्लीशन रीजन वैसा का वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें, हमने ईबी को बढ़ाना स्टार्ट किया। ईबी मीन्स या यूं कह लीजिए बाहर की सप्लाई जो है, पोटेंशियल बायर जो बाहर हमने वाइसिंग कर रखी है उसको हमने बढ़ाना स्टार्ट किया और हम इतना बढ़ाए कि 0.8 लेके आए। ठीक है, तो अब आपको पता है 0.8 जो है वो 0.7 से ग्रेटर हो गया। तो उस केस में अब देखिए क्या होगा। अब जो है ये बाइसिंग फील्ड, आपकी जो ये बाइसिंग फील्ड है ये, और ये डेप्लीशन फील्ड, ये बाइसिंग फील्ड डोमिनेट कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू
डेप्लीशन फील्ड, तो उस केस में देखिए क्या होगा, अभी तक जो ये डेप्लीशन फील्ड डोमिनेंट होकर के फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोक रही थी, लेकिन अब ये जो ईबी है, ईबी डोमिनेंट हो जाएगी। तो देखिए अब उस केस में आपका नेट फील्ड इधर की तरफ मिलेगी, एक दूसरे को नलीफाई करने के बाद नेट फील्ड इधर को मिलेगी, तो ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपका, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये रिकॉम्बिनेशन होगा, एक फाइनली करंट एक इधर से इधर फ्लो होगी, जिसको हम लोग आईडी यानी डायोड करंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी, दो बातें यहाँ पे समझ में आई, एक तो ये कि जब हम आपका अपना अप्लाइड पोटेंशियल या वी इन ग्रेटर रखते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल से, तभी कंडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके पहले तक कोई कंडक्शन नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरी बात अगर आपको यहाँ पे देखनी है, तो जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल या वी इन ग्रेटर करते हैं आपके बिल्ट इन पोटेंशियल से, वीबी से, तो यहाँ पे डेप्लीशन रीजन, यानी यूँ कह लीजिए विड्थ ऑफ डेप्लीशन, विड्थ क्या होती है, रिड्यूस कर जाती है। अब विड्थ रिड्यूस होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्दर रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी रिकॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है और हमारा डायोड करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया भी है आपको, देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रिड्यूस करेगी, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रिड्यूस करने की वजह से यहाँ पे देखिए डिप्लीशन डिप्लीशन जो कैपेसिटेंस है सी, दैट इज एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो ये देखिए क्या है, डी रिड्यूस होने की वजह से आपका सी क्या है, कैपेसिटेंस, डिप्लीशन कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोई खास इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे देखिए अब चूंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है आईडी, ठीक है, वो किस तरह से रिलेट होती है आपके अप्लाइड वोल्टेज पे। तो ये आपको पता है, डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन लीनियर डिवाइस है। अब नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस है, तो इस वजह से यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है और इनपुट आउटपुट करंट है, तो इसमें देखिए क्या रिलेशन होगा। तो ये एक रिलेशन इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, आई डी इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर क्यू वी डी बाई ईटा के टी माइनस वन। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल पावर है इसकी। अब देखिए यहाँ पे आई डी क्या है, तो दिस इज डायोड करंट, जो कि डायोड से फ्लो होगी। ठीक है, जो कि डायोड से फ्लो होने वाली करंट है। ठीक है, ठीक है, डायोड से फ्लो होने वाली करंट है। अब यहाँ पे देखिए आई एस क्या है, आई एस वो करंट है जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई डी जो है वो क्या है, आई एस जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। आई एस जो है यहाँ पे क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है यहाँ पे। क्यों क्या है, चार्ज बेसिकली, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए ईटा, ईटा जो है वो आपको ध्यान रखना है, जर्मेनियम के लिए ईटा 1 होता है और सिलिकॉन के लिए ईटा 2 होता है। ये फिक्स वैल्यू है। और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। देखिए अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो के टी बाई क्यू है, के टी बाई क्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल, ठीक है, थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए के आपको पता है 1.38, 1.38 इंटू 10 to पावर 12 होता है। और आपका टी, रूम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, तो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 298 टू 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी वी टी एच
यानी थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू KT बाई Q। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 26 मिली वोल्ट आती है, 26 मिली वोल्ट आती है। बेसिकली 25.9 मिली वोल्ट आती है, लेकिन इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 26 मिली वोल्ट लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू किसकी होती है, KT बाई Q होती है, और इसको हम लोग VTH लिखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, इस वजह से अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये वही बात मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, 25.9 लिखा है, तो इसको हम लोग 26 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स पे। तो VI करेक्टरिस्टिक्स देखिए, जर्मेनियम, आप देखिए यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे करंट को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग इनपुट पोटेंशियल को लेते हैं, जो कि हमने अप्लाइड कर रखा है। तो देखिए जर्मेनियम के लिए आपको पता है बिल्ट इन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए बिल्ट इन पोटेंशियल आपका 7 होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो इस वजह से दोनों के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिए हैं। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको पता है इनिशियली जब तक आप कोई, देखिए इनिशियली अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ ये इन वैल्यूज पे देखिए कोई भी आउटपुट आपको करंट नहीं मिल रही है, आईडी की नेग्लेजिबल वैल्यू मिल रही है। तो इन द सेंस अगर हम बात करें, यानी जब तक हम बिल्ट इन पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करते हैं आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता है और आउटपुट करंट क्या रहती है, जीरो रहती है। तो इसी वजह से मैंने कहा जब तक आप बिल्ट इन पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर जाओगे तो उस तब तक आपकी यहाँ पे कोई करंट आउट सर्किट में फ्लो नहीं होगी, और जैसे ही आप बिल्ट इन पोटेंशियल को क्रॉस करोगे तो आपका डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और एक फाइनल वैल्यू के बाद एक शार्प इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, वो बात आपको क्लियर पता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, थोड़ा सा उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायस में एक कैपेसिटेंस आता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में एक कैपेसिटेंस आता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं, और ये केवल और केवल फॉरवर्ड बायस में ही आता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CM इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू GM इंटू टाउ। व्हाट इज द GM? GM इज द ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, GM इज द ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक, GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। ठीक है, अब ये ट्रांस कंडक्टेंस GM की वैल्यू होती क्या है, तो ये ID बाई DVD होती है। ठीक है, दिस मीन्स करंट अपॉन वोल्टेज, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज, ये आपका क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ट्रांस कंडक्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो GM यहाँ पे अप्लाई होगा, और टाउ क्या है, रिकॉम्बिनेशन रेट है। ठीक है, किस रेट से वो रिकम्बाइन हो रहे हैं चार्ज कैरियर्स, ये रिकॉम्बिनेशन रेट या रिकॉम्बिनेशन टाइम जो है वो। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है। देखिए डिफ्यूजन मीन्स एक दूसरे से डिफ्यूज हो रहे हैं, रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, तो उनकी वजह से जो यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट होगा वो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। क्लियर है? आगे देखिए, फॉरवर्ड बायस में जो है GM बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में GM बहुत स्मॉल होता है। तो GM स्मॉल होता है तो आपको पता है CD की वैल्यू भी, यानी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बहुत कम होगी। अब GM मैंने बता रखा है DID बाई DVD है। तो यहाँ पे देखिए ID की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी, ID की वैल्यू क्या थी, ID इज इक्वल्स टू IS e टू द पावर QVD अपॉन ईटा KT -1। इतने की जगह आप KT बाई Q की जगह आप लिख सकते हैं 1/VTH। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए अब DID बाई VD मैंने निकाला, तो यहाँ से GM की वैल्यू निकाल ली, IS अपॉन में QNKT और दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए वहाँ पे जो GM निकला है, GM बेसिकली निकला था IS इंटू Q बाई एन के टी। अब KT बाई Q को हम VTH बोल सकते हैं जो कि 26 है, तो ये आ जाएगा IS अपॉन एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो 26 मिली वोल्ट। ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या मिलने वाली है, IS अपॉन 26 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इससे हम जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल सकते थे, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस CD इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बेसिकली, तो ये आ जाएगी IS
बाई 26 मिलीवोल्ट इनटू रिकॉम्बिनेशन टाइम दैट इज टाउ। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी आई एस बाई 26 मिलीवोल्ट इंटू टाउ दैट इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए डोपिंग जो है डोपिंग पे क्या फर्क पड़ता है, डोपिंग से विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, डेप्लीशन विड्थ पे। तो देखिए जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करोगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करोगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे उतना ही कम वहाँ पे डेप्लीशन बनेगी। ठीक है, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ डेप्लीशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डोपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिस रीजन में आप ज़्यादा डोपिंग कर दोगे वहाँ पे डेप्लीशन फील्ड कम बनने वाली है, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, और इस चीज़ को अगर मैथमेटिकली हम लोग को लिखना है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एन, यानी जो पी साइड में जो डेप्लीशन विड्थ है, एन साइड में डेप्लीशन विड्थ जो है वो आपका डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन के रेशियो के कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पी साइड में आपके क्या जनरेट होते हैं, पी साइड में आपके होल्स होते हैं और डोनर आयन होते हैं। ठीक है, पी साइड में आपके जो होल्स होते हैं और डोनर आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सो भी हो रहा है, W इज इक्वल्स टू 1/n सो भी हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था कि बिल्ट इन पोटेंशियल आता है लेकिन हम लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू देख लीजिए आप, बिल्ट इन पोटेंशियल, इसी को हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बिल्ट इन पोटेंशियल बोलिए चाहे पोटेंशियल बैरियर बोलिए, दोनों एक ही है। अब ये के टी की वैल्यू, के टी आपका क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो के टी इज इक्वल्स टू हो जाता है 26 मिली वोल्ट इंटू वी टी एच। ठीक है भाई, के टी बाई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट ना, तो के टी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालिए तो 26 इंटू क्यू मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस जगह पे 26 मिली वोल्ट इंटू क्यू भी आप रख सकते हैं, और एन ए कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन, एन डी कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन, और एन आई ये कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं। इंट्रिंसिक में देखिए दोनों के बराबर होते हैं, पी का भी और एन का भी, तो वो वहाँ पे एक ही डेटा दिया होता है, वो आपका इंट्रिंसिक में रख लेना है। और विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर की फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू एप्साइलन, ये ई नहीं है, एप्साइलन है, क्यू 1/na प्लस 1/nd दैट इज वी बी आई होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कई केस हैं, अगर मान लीजिए एक्सेप्टर आयन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन, तो देखिए एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो विड्थ किसकी ज्यादा होगी, आपके एन साइड की ज्यादा होगी। ठीक है, आपके एन साइड की, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक्सेप्टर के साथ आपका कौन बनता है, होल बनते हैं। एक्सेप्टर के साथ देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने जब भी बनाया था देखिए ये एक्सेप्टर है और ये होल है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर एक्सेप्टर ज्यादा है, ठीक है, तो होल हो जाएंगे कम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एक्सेप्ट इनवर्सली रिलेशन होता है, तो अगर एक्सेप्टर ज्यादा है तो होल हो जाएंगे कम। ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहा हूँ, ये मत समझिए, यहाँ फॉर्मेशन पे नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनवर्सली रिलेशन, इसीलिए एक्सेप्टर अगर यहाँ पे ज्यादा है, देखिए एन इज ग्रेटर देन एन डी है, तो उस केस में विड्थ विड्थ ऑफ जो है पी साइड में जो विड्थ होगी वो कम होगी और एन साइड में विड्थ ज्यादा होगी। तो उस केस में आपको पता है, अगर डब्ल्यू पी सॉरी एन ए ज्यादा है एन डी से, तो इनका अगर उल्टा करेंगे 1/na करेंगे तो ये एक इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पे एन डी डोमिनेट कर जाएगा Na से, तो वहीं मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यहाँ पे इस पूरे की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एन डी लिख दिया है। ठीक है, इस पूरे की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एन डी लिख दिया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका दूसरा जस्ट अपोजिट केस है कि अगर एन डी जो है वो ग्रेटर देन एन ए है, तो उस केस में डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एन होगा।
तो WP इज ग्रेटर देन WN होगा, तो उसी फॉर्मूले में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने अभी जो बात की थी कैपेसिटेंस की, वो कौन सा कैपेसिटेंस था, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस था। अब यहाँ पे डेप्लीशन कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। तो डेप्लीशन कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो बेसिक फॉर्मूला अगर कैपेसिटेंस का देखें तो क्या होता है, C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन सिर्फ लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A बाई डी। अब देखिए D क्या है, D इज द विड्थ, तो यहाँ पे मैंने विड्थ का फॉर्मूला अलग से लिख रखा है, ये देखिए फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अलग से लिख रखा है, ये है विड्थ का फॉर्मूला। तो इस वजह से इस फॉर्मूले को यहाँ पे बिल्कुल पुट कर देंगे, इस डी की जगह ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे, और जो हमारा सी डेप्लीशन निकल के आएगा वो ये रिजल्ट निकल के आएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेशन में बहुत यूज होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया जाता है तो उस केस में ये फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।